औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमला रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमला रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इंशाअल्लाह एमडी कैट का फ़िज़िक्स का जो है वो जो चैप्टर नंबर 1 है फोर्स एंड मोशन, उसका लेक्चर नंबर 4 करेंगे, जो हम शुरू करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन से। इससे पहले हमने जो पहले लेक्चर में पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूसरे लेक्चर में स्पीड एंड वेलोसिटी, तीसरे लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन और ग्राफ्स की टाइप्स पढ़ी थी। भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, फिर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, और हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम तो होता ही कोई नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसके ना एमसीक्यूज़ भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में सबसे पहले लिमिटेशंस हमें पता होनी चाहिए, कंडीशंस कौन कौन सी ज़रूरी हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए। पहली कंडीशन ये है, एमसीक्यूज़ हैं सारे, वन डायमेंशनल मोशन में एप्लीकेबल है इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब लीनियर मोशन होगी ना, वन डायमेंशनली कोई चीज़ मूव कर रही है तो उस पर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं, उस पर एप्लीकेबल कर सकते होते हैं। क्यों? जैसे हम पढ़ते होते हैं कि भाई हमने अक्सर फर्स्ट ईयर में भी और 9-10 में भी इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी पढ़ी है तो डायग्राम्स बनी होती हैं, सारी वन डायमेंशनल डायग्राम्स होती हैं, कोई 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं होती। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास लीनियर मोशन के लिए एप्लीकेबल हैं। दिस मीन्स दैट इट इज़ एप्लीकेबल टू वन डायमेंशनल मोशन। फिर सपोज इक्वेशन ऑफ मोशन तब लगती है कि भाई चीज़ जो है वो मूव कर रही है, तब इक्वेशन ऑफ मोशन लगती होती है। तो इसकी जो स्पीड है ना, कोई भी चीज़ की मोशन की स्पीड वो बहुत स्मॉल होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट से। तो ये एक कंडीशन आनी है, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर गई है उससे ज़्यादा चलेगी तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी चीज़, जो भी चीज़ मूव कर रही है ना वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, तब हम लगा सकते हैं भाई हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ मोशन उस पर लगा सकते हैं। फिर अब एक एमसीक्यू से हम देखते हैं कि ये जो मैंने आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू बनाया हुआ है कि भाई वेलोसिटी ऊपर की तरफ डायरेक्शन है और ग्रेविटी की नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या है? सपोज एक चीज़ को हम हमेशा रेफरेंस लेते हैं, अगर एक चीज़ को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो हम क्या कहते हैं, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। तो अगर हम ग्रेविटी को रेफरेंस लेंगे ना तो हम कहेंगे, सपोज एक चीज़ को हम बॉल को ऊपर फेंका है तो हम कहेंगे पॉजिटिव जी हुआ है, नीचे आया है पॉजिटिव जी नहीं, अगेंस्ट द ग्रेविटी नेगेटिव जी हुआ है, और वापस आया तो पॉजिटिव जी टुवर्ड्स द उसका नेगेटिव जी हो गया। क्यों? क्योंकि हम वेलोसिटी को जो है वो अगर रेफरेंस लेंगे, वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ग्रेविटी को नेगेटिव लेंगे। मतलब एक चीज़ को रेफरेंस देना पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो यही है कि किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है तो नेगेटिव हो जाती है ग्रेविटी, और टुवर्ड्स हमारे करीब आता है, नीचे ज़मीन टुवर्ड्स द ग्राउंड आता है तो हमारे पास पॉजिटिव जी हो जाता है। फिर अब हम तीन हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है। पहली है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फिर अब जो दूसरी हमारे पास आ जाती है इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। तीसरी है 2 एस इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। चौथी जो हमारे पास आ जाती होती है ना, वो हम सिंपल सा वेलोसिटी का फार्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का, किसके इक्वल होता है, एस बाई टी के। तो हम उससे एस जो है डिस्टेंस किसको ले लेते हैं, एस एवरेज इनटू टी, या हम कह सकते हैं कि भाई ये एक फार्मूला भी हम इस्तेमाल करते होते हैं, एस एवरेज। वी एवरेज को हम लिख सकते हैं वी एफ प्लस वी आई टोटल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, वी एफ प्लस वी आई बाय 2 इंटू टी। अगर एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, अक्सर ये कंडीशंस पूछी जाती हैं कि भाई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में तो उस पर क्या चीज़ एप्लीकेबल है। ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटी, क्योंकि टुवर्ड्स द ग्राउंड चीज़ आ रही है तो उसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल होगी। फिर अब और हमारे पास डिस्टेंस किसके इक्वल होगा उसका, ये जो ऊपर तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें अगर हम ये लिखेंगे तो हमारे पास अगर कोई चीज़ फ्री फॉल या हम ऊपर फेंक रहे हैं तो हम उसकी हाइट लेंगे, डिस्टेंस नहीं लेंगे। डिस्टेंस तो हमारे पास हम कहते होते हैं जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं तो तब डिस्टेंस लेते होते हैं। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, फ्री फॉल का पॉइंट। दूसरा, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होगी, या एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास जो ऊपर जाके रुक जाएगा, इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी।
अब ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के, सारे एमसीक्यूज़ ही कह सकते हैं सारों को हम। अब एक एमसीक्यू देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स। वही एमसीक्यू का जो पॉइंट था, ऊपर हमने पॉइंट्स पढ़े, उनमें से एक पॉइंट लग रहा है, क्या ड्रॉप हो रही है चीज़। इसका क्या मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है फ्रॉम 20 मीटर हाइट लेते होते हैं हमेशा, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलरली होता है, क्योंकि हवा से आसमान से नीचे आ रहा है ना, ये टू ग्राउंड पे तो चीज़ मूव नहीं कर रही कि डिस्टेंस लें। जब भी आसमान से या ऊपर से नीचे फेंकते हैं किसी चीज़ को तो उसकी हाइट लेते होते हैं। अब वो कहते हैं वेलोसिटी बताओ उसकी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अब कौन सा फार्मूला लगेगा? क्या इसमें एक्सेलरेशन दी हुई है? नहीं। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सिंपल फार्मूला है, वी एफ स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल टू 2GH। 2AS होता है ना, ए की एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी पुट कर दी है, ऊपर हमने पॉइंट में पढ़ा था, और एस की जगह हमने हाइट पुट कर दी। वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, तो वी एफ स्क्वायर इक्वल टू वी एफ स्क्वायर इक्वल टू 2GH हो गया। जब वी एफ करेंगे तो √2GH हो जाएगा। फिर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ग्रेविटी की वैल्यू 10 सपोज कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो हम 9.8 नहीं पुट करेंगे, हम 10 पुट करेंगे। और हमारे पास जो है 20 मीटर हाइट की वैल्यू 20 पुट करेंगे, इससे हमारे पास अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 20 वैल्यू आ जाएगी। दूसरा MCQ देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? इनिशियल वेलोसिटी 0 हो रही है। अब वो क्वेश्चन में आ रहा है कि डिस्टेंस बताओ, इसका क्या मतलब है? एस बताओ कवर्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। डिस्टेंस का कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगती होती है? तो अगर हम देखें तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ऑन डिस्टेंस, तो क्या होगी? एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 8T स्क्वायर। अब ए एक्सेलरेशन है, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो ग्रेविटी के इक्वल होगी, तो GT स्क्वायर ले लेंगे। फिर जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वी आई तो 0 है, तो एस इक्वल हो जाएगा 1/2 GT स्क्वायर। जी की 10 वैल्यू पुट करेंगे तो 10T स्क्वायर बाय 2, जिसे हम अगर सिंपल फार्मूला देखेंगे तो अगर कोई चीज़ ड्रॉप कर रही है और उसका डिस्टेंस पूछा हुआ है तो सिंपल S इक्वल टू 5T स्क्वायर के जरिए से हम वो निकाल सकते हैं। अब पहले सेकंड के लिए 5T का जो है 1 का स्क्वायर लगेंगे तो 5 मीटर है, S2 2 का स्क्वायर हो गया, S3 3 का स्क्वायर इंटू 5 कर देंगे तो 45 मीटर। तो हमारे पास रेशो आ जाएगी, जिसे हम लिख लेंगे 1:4:9, कटिंग शटिंग करके जो है हमारे पास रेशो आ जाएगी। वो अब पूछता है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड था। अगर क्वेश्चन में आ जाए डिस्टेंस बताओ इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड और थर्ड सेकेंड, तो हम क्या करेंगे? सिंपल, अगर हम इसकी डायग्राम के ज़रिए देखें तो पहले सेकंड में सपोज उसने 5 मीटर नीचे आया, सेकंड सेकंड में जो है वो कितना आएगा? 20 - 5 कर देंगे, 15 मीटर नीचे आया। फिर थर्ड सेकंड में हम जो है टोटल जो है 45 - 20 कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाले के हिसाब से हम देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड। तीसरे सेकंड में कितना आया है, तो सिर्फ उसका हम जो देखेंगे तो वो 25 आया है। एक एक अलग निकालना है वो, तो अगर हम 1 2 3 सेकंड की बात करते हैं फिर तो वो 5 मीटर भी ऐड अप हो जाता है ना, तो 20 के अंदर तब वो जाके 20 मीटर बन जाता है नीचे वाले में। फिर नीचे वाले में 45 जो होता है उसमें ऊपर वाला 20 जो है वो ऐड हो जाता है, तो तब वो 45 बनता है। तो उसको हमने माइनस करना है, 45 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 सेकंड आएगा। एक सिंपल सा फार्मूला है, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम एक फार्मूला लगाते होते हैं, क्या? एस nth किसी भी पॉइंट पे पूछ ले, किसी भी टाइम पीरियड पे वो पूछ ले कि भाई डिस्टेंस क्या है, सिंपल फार्मूला है 5 × 2 n - 1 n सेकेंड्स। सपोज फर्स्ट सेकंड का पूछ लिया 2 × 1 - 1 1 × 5 5। सेकंड सेकंड का पूछ लिया 2 × 4 - 1 3 3 × 5 नहीं 2 × 2। सेकंड सेकंड का पूछ लिया 2 × 2 4 4 - 1 3 5 3 ज़ा 15। सिंपल तरीके से इससे हम अगर 3 पुट करेंगे 3 × 2 6 6 - 1 5 5 × 5 25। सिंपल तरीके से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या फार्मूला है? एस nth इक्वल टू 5 × 2n - 1, ये nth सेकंड के लिए। एक और हम MCQ सॉल्व कर लेते हैं, क्या कि अनम जो थी उसने एक साइकिल को राइड किया विद अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दी हुई है, कौन सी स्पीड है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड दी हुई है। अप्लाइज ब्रेक, साइकिल स्टॉप। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी है?
ज़ीरो होगी है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी कोई ना कोई थी, जैसे हमने 10 मीटर सपोज कर लिया। वैसे हम कहते हैं सपोज ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, फिर ब्रेक हुई है, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी है, और उसने एक थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया है। इफ़ राइड साइकिल विद डबल स्पीड, अगर स्पीड डबल होगी फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो है क्वेश्चन जो है, इसमें अगर वैल्यूज़ ना भी असाइन करें तो हम एक फार्मूला डिराइव करके उसे बता सकते हैं कि भाई किस तरह से जो है ये सोल्यूशन हुआ है। थर्ड इक्वेशन मोशन 2as इक्वल टू vf² माइनस vi स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो माइनस vi स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2as है। इसका मतलब ब्रेक लगाई थी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो जिसकी वजह से हम कहेंगे डिसेलरेशन हुई है, रिटार्डेशन हुई है, तो s को अलग कर लेंगे v का स्क्वायर बाय 2a। अब इससे हमारा रिलेशन बन रहा है s इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो ये रिलेशन किस तरह हो जाएगा, ये रिलेशन हमारे पास इस तरह होगा, सपोज स्पीड अगर डबल हुई है तो डिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास। एक और एग्जांपल एमसीक्यू के तौर पे हम देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, डीसेलरेट्स, उसकी डीसेलरेट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेगेटिव एक्सेलरेशन दी हुई है, इन 1 सेकंड टाइम दिया हुआ है। क्या पूछा हुआ, डिस्टेंस पूछा है। सिंपल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। वी आई क्या था 15, टाइम क्या है 1 सेकेंड, प्लस 1/2 a माइनस 2 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास चीज़ जो है डिसेलरेट कर रही है, इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 15 माइनस 1 करके ये 14 मीटर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट इस इक्वेशंस ऑफ मोशन में हो सकता है, वो है कि एक ऑब्जेक्ट कवर करता है 2/5 है मेरा ख्याल है, हाँ 2/5 ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड 3/5 ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v2। क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज स्पीड। सिंपल है एक तरीका हमारे पास, एवरेज स्पीड का फार्मूला शुरू में याद रखने वाला था, मैंने कहा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एक है 2/5s है डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस क्या पूछा हुआ है, 2/5s प्लस 3/5s है डिवाइडेड बाय टाइम, किसके इक्वल होता है, टाइम s इक्वल टू वी टी होता है, टू इक्वल टू s बाई वी होता है। तो s कितना था 2/5s बाई v1 प्लस 3/5s बाई v2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5v1 v2 बाई 3v1 प्लस 2v2। सिंपल तरीके से एक और तरीका देख लेते हैं, अगर इस तरह का आ जाए ना तो ये हमने तरीका करना है क्या, सपोज 2/5 डिस्टेंस एक है 3/5, या हम कह सकते हैं ठीक हो गया। हम इस तरह करेंगे, जो 5 है ना उसे ऊपर ले जाएंगे, उससे v1 v2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे 3 के साथ v1 जो दूसरा वाला है उसके साथ v1 ले जाएंगे, और एक के साथ v2, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों को। इसी तरह 1/3s को जो है साथ हम जो है 3 नीचे था इसे ऊपर ले गए, 3v1 v2 डिवाइडेड बाय v2 को हम 1 के साथ ले गए, v1 को हम 2/3 के साथ ले गए। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस अक्सर पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक जो हमारे पास आ जाता है वो है लॉज ऑफ मोशन। सिंपलेस्ट टॉपिक है, जिस तरह बाकी पीछे वाले सिंपल थे, ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि भाई लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं। सिंपल है, इसकी भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, इसकी जो कंडीशंस हैं वो हमें पता होनी चाहिए, भाई लॉज ऑफ मोशन कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो लॉज ऑफ मोशन जो हैं ये विजिबल ऑब्जेक्ट्स जितने हैं उन पे लॉज ऑफ मोशन जो हैं वो एप्लीकेबल है। इनविजिबल ऑब्जेक्ट को तो हम देख नहीं सकते, तो उन पे किस तरह एप्लीकेबल होंगे। फिर इनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम होनी चाहिए, उनको अप्रोच नहीं करने चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट से अप्रोच करके क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाएंगे, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में चले जाएंगे। फिर इनर्शिया क्या चीज़ होती है। अब इनर्शिया जो है वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज जो कराना है ना, एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज। एक बुक है वो कहीं पे पड़ी हुई है, टेबल पे पड़ी हुई है, पड़ी रहेगी जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाए, जो है वो रेजिस्ट करके रख रही है कि भाई मैं अगर रेस्ट पे हूँ तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, वो चेंज नहीं होना चाहती। तो वो हमारे पास इनर्शिया क्या हो जाएगा, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट इन चेंज ऑफ स्टेट। या तो अगर सपोज गाड़ी मूव कर रही है, हम रोकने की कोशिश करेंगे, आगे से गाड़ी का मास ज़्यादा है, क्या इसके हम गाड़ी रोक सकेंगे। यह ट्रक आ रहा है, हम आगे से क्या रोकने की कोशिश करेंगे तो रोक सकेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, तो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पास पेपर में आया है, इनर्शिया इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मास। अब लॉज ऑफ मोशन, हम 3 लॉज हैं मेजर लॉज ऑफ मोशन के, उसके भी सारे एमसीक्यूज़ के तौर पे हम देख रहे हैं सारे किस किस तरह पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है,
ये हमने बुकों में पढ़ा था कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। इसका क्या मतलब है? एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, मूव कर रहा है, मूव ही करता रहेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। और एमसीक्यूज में किस तरह पूछा जाता है कि वही विच लॉ डिफाइंस फोर्स। अब ये सिंपलेस्ट है भाई, कौन सा लॉ फोर्स को डिफाइन करता है? पहला लॉ ही डिफाइन कर रहा है भाई, एक ऑब्जेक्ट है जगह पे पड़ी हुई है, पड़ा रहेगा जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे, मूव कर रहा है मूव करता रहेगा जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे। तो फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन करता होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सपोज ये हमारे पास m एक गाड़ी है, ये अभी इनिशियल वेलोसिटी सपोज कर लेते हैं इसकी कोई भी है, या ज़ीरो है या थोड़ी हल्की फुल्की चल रही है, हमने एक्सीलरेटर दबाया है तो फोर्स लगी है गाड़ी पे, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ही होगी है, कोई ना कोई चेंज आया है वेलोसिटी में, तो कुछ ना कोई टाइम लगा होगा। तो वेलोसिटी में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करेगी? इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन, जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। दूसरा, जितना ज़्यादा जितना कम मैस होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन, या जितना मैस कम होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन, या जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी कम एक्सेलरेशन है। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? F इक्वल टू एम में सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जो हमारे पास प्रूव होता है। एमसीक्यू किस तरह पूछा जाता है? एक कार है जिसकी एक्सेलरेशन क्या है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अटैच्ड विद अदर कार ऑफ सेम मैस। मैस बढ़ गया तो एक्सेलरेशन क्या होगी? कम हो जाएगी। तो एक की जो है एक्सेलरेशन कितनी कम हो जाएगी? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन डिवाइड हो रही है। एक गाड़ी एक जो है वो हमारे पास ट्रेले का आगे वाली जो जगह है, अगर सपोज ट्रेन है, ट्रेन का इंजन सिर्फ चल रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, पीछे सारे बोगियाँ लगी हुई हैं तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, सारों में डिवाइड हो जाएगी। F इक्वल टू एम में यूनिट है। और दूसरा, अब इसका जो है F इक्वल टू एम में जो है इसका फार्मूला है, यूनिट इसका न्यूटन है जो कि इक्वल होता है kgms-2। अब CGS में इसका यूनिट क्या है? 1 न्यूटन। kgms-2 इक्वल टू 1 न्यूटन विच इज़ इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। अब फोर्स को डिफाइन तो फर्स्ट लॉ कर रहा था, इधर मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक फार्मूला दिया हुआ है कि हम मेजर कर सकें। तो हमारे पास कौन सा जो लॉ है वो फोर्स को मेजर करता है? तो हमारे पास सेकंड लॉ मेजर्स फोर्स। अब इससे जो है ना, अब एक हमें फार्मूला पता लग गया, तो अब इस बेस पे बहुत सारे MCQs जो हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। सिंपलेस्ट फार्मूला है। तो F इक्वल टू एम में फार्मूला है, 3 तरह से हम एरो लगा के इसको डिस्क्राइब करेंगे। मैथ सेम कर दें, फिर क्या रिलेशन होगा? तो हमारे पास F1/F2 इक्वल टू A1/A2, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक्सेलरेशन सेम कर दें तब भी डायरेक्ट रिलेशन है, F1/F2 इक्वल टू M1/M2। अगर फोर्स सेम कर दें फिर इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, M1/M2 इक्वल टू A2/A1। MCQ में किस तरह पूछा जाता है? F1 सपोज 12 न्यूटन है, A1 सपोज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, F2 सपोज 30 न्यूटन है, A2 जो है पूछी हुई है और मैथ सेम है। तो किस तरह निकालेंगे? F1/F2 इक्वल टू A1/A2, A2 अलग कर लेंगे, वैल्यू शैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास A2 आ जाएगा। एक और तरह से अगर हम देखें तो एक फोर्स है 30 न्यूटन की, फोर्स दी हुई है, एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, मास क्या है 1 kg, इट स्टार्ट मूविंग विद, अच्छा इधर वेलोसिटी भी दे दी है, तो अब हम क्या करेंगे? F इक्वल टू एम में होता है, वेलोसिटी दी हुई है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन को तोड़ के लिखेंगे वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। विच फोर्स एक्ट, ये देखो F इक्वल टू एम में mv/t कर दिया, t को अलग कर लिया, mv/f कर दिया, वैल्यूज पुट करेंगे तो टाइम हमारे पास 2 सेकेंड्स आ जाएगा। फिर अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास आ जाता होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिंपलेस्ट, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है, सपोज हम एक बॉल है, फुटबॉल है, मोटी सही भारी बॉल है, उसको हम फोर्स लगा के मारेंगे तो वो भी आगे जाएगी और हमें भी पाँव में दर्द होगा। इसका मतलब है कि जो है ये एक्शन और रिएक्शन तो होते हैं मगर ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, क्योंकि डिफरेंट बॉडीज़ हैं। एक फोर्स लग रही है बॉल पे, एक हमारे पाँव पे फोर्स लग रही है। और सिंपल रिएक्शन किस पे? सपोज हम चल रहे हैं तो एक्शन आगे की तरफ, हमारे पाँव पे रिएक्शन फोर्स लग रही है, FAB इक्वल टू -BA। कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है कि फोर्सेस पेयर्स के अंदर होती हैं? तो सिंपलेस्ट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स दैट द फोर्सेस एक्सर्ट्स इन पेयर्स।
एक पर्सन नॉर्थ की तरफ मूव करता है, रिएक्शन किस तरफ होगा? रिएक्शन नॉर्थ की तरफ होगा, क्योंकि एक्शन जो है वो जो हमारे पास आगे की तरफ जो है वो हम एक्शन नॉर्थ की तरफ होगा, क्योंकि हम जो है एक्शन साउथ होगा, रिएक्शन नॉर्थ होगा, क्योंकि हम पीछे की अब आगे चल रहे हैं ना, तो हम पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो हम आगे की तरफ मूव हो रहे हैं। क्यों एक्शन हम पीछे की तरफ लगा रहे हैं? ताकि हम फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं ग्राउंड की उसको ओवरकम कर सकें। तो इस तरह जो है वो पूछा जा सकता है कि भाई एक्शन किस तरफ होगा, रिएक्शन किस तरफ होगा। तो ये हमारे पास जो थे दो मेन टॉपिक्स थे, पहला इक्वेशंस ऑफ मोशन विद इट्स एमसीक्यूज, और दूसरा जो है वो हमारे पास लॉज ऑफ मोशन। इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो सके विद ऑल एक्सप्लेनेशंस एंड एमसीक्यू बेस्ड, हर तरह के जहाँ जहाँ एमसीक्यू आए हैं, चाहे वो पंजाब के किसी बोर्ड के पेपर में आए हैं, या बोर्ड के जो पंजाब के जो है वो MD-CAT के UHS में आए हैं, या जाम्बू में, या जिस तरह जिधर मर्जी आए हैं। तो ये अगर बहुत अच्छे आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह पाक सबको कामयाब करें, आमीन।